नमस्कार। लीसियम ऑफ पॉलिटिकल साइंस से मैं सौरभ कुमार पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का। मेरी पिछली दो वीडियो राष्ट्रपति और राज्यसभा को आपने बहुत पसंद किया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज की वीडियो में हम लोकसभा को पढ़ेंगे। लोकसभा भारत के जो संसद का है प्रथम, निम्न और लोकप्रिय सदन है। अनुच्छेद 79 में यह वर्णित है कि भारत की व्यवस्थापिका अर्थात संसद 3 अंगों राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से बनेगी। हमने राष्ट्रपति और राज्यसभा का अध्ययन किया है, आज हम लोकसभा का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अनुच्छेद 81 में लिखा हुआ है लोकसभा का गठन। तो लोकसभा का गठन कैसा होता है, सबसे पहले बात करते हैं सदस्य संख्या की। तो लोकसभा की जो सदस्य संख्या है अनुच्छेद 81 के अनुसार वो 530 सदस्य राज्यों से और अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से। यानी कुल संख्या लोकसभा की अधिकतम 550 है। वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं। इसके पहले तक लोकसभा में 552 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के थे। वो एंग्लो इंडियन समुदाय का जो अध्यक्ष था उसे 104वें संविधान संशोधन के अनुसार 2019 में जो किया गया था और जनवरी 2020 में लागू हुआ, उसके अनुसार लोकसभा से एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। अब लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 है और वर्तमान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वह 543 है। एंग्लो इंडियन समुदाय की जो आरक्षण था वह समाप्त कर दिया गया। बात करते हैं आरक्षण की। तो अनुच्छेद 330 में लोकसभा के स्थानों की आरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 330 में लिखा हुआ है कि लोकसभा में एससी के लिए 84 सीटें और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित रखी जाएंगी। बात करते हैं निर्वाचन की। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। इसके अंतर्गत भारत का प्रत्येक वह नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वह वोट देता है लोकसभा के सदस्य चुनने के लिए। इसके पहले लोकसभा की जो उम्र थी, यानी वयस्क की जो उम्र मानी जाती थी भारत में, वह 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के अनुसार 1989 में इसे 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी अब हम वोट देते हैं 18 वर्ष का जब मेरा उम्र होता है तो निर्वाचन कार्ड में, निर्वाचन नामावली में हमारा भी नाम आ जाता है और हम लोकसभा के लिए मतदान कर सकते हैं। जो व्यक्ति वोटर होता है, अनुच्छेद 326 के अनुसार भारत के सभी नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों वोट कर सकते हैं, लेकिन वह लोग किसी भ्रष्टाचार के मामले में या देशद्रोह के मामले में या कुछ और कारणों से प्रतिबंधित न किए गए हों। बात करते हैं योग्यता की। लोकसभा के सदस्यों की योग्यता अनुच्छेद 84 में उल्लिखित है। उसमें जो पहली है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, यानी जो सदस्य बनना हो वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष उसे शपथ ग्रहण करना पड़ता है, यानी शपथ लेना पड़ता है चुनाव से पूर्व। इसके अतिरिक्त वह संसद द्वारा जो समय समय पर संसद लोकसभा सदस्यों के लिए योग्यता निर्धारित करती है वह भी उसके पास होना चाहिए। बात करते हैं निरर्हता की। अनुच्छेद 101 और 102 में निरर्हता वर्णित है। 102 में लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर हो तो वह लोकसभा के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अतिरिक्त वह विकिचित दिवालिया हो, मतलब पागल हो या दिवालिया हो, तो भी वह लोकसभा के लिए उम्मीदवार नहीं बन सकता है। इसके अतिरिक्त वह भारत का अगर नागरिक नहीं हो तो भी वह लोकसभा के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसके अतिरिक्त दल बदल के आधार पर भारतीय संविधान के अनुसूची 10 में दल बदल का वर्णन है, और अगर वह दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया है तो भी वह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 101 में यह दिया हुआ है कि दोनों सदनों का, अगर कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन जाता है या वह किसी एक सदन और राज्य विधानसभा का सदस्य बन जाता है तो उसमें से किसी एक सीट को अनिवार्य रूप से उसे छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा वह सदस्य नहीं रह जाएगा। बात करते हैं लोकसभा के सदस्यों की कार्यकाल की। तो अनुच्छेद 83 के पार्ट 2 में यह लिखा हुआ है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, लेकिन इसको लोकसभा को 5 वर्ष के पूर्व भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है। बात करते हैं लोकसभा के पदाधिकारियों की। अनुच्छेद 93 में लिखा हुआ है कि लोकसभा अपने प्रथम बैठक में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। अनुच्छेद 94 में यह लिखा हुआ है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने लोकसभा की प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक, यानी जो अगली जो लोकसभा का गठन होगा उसकी प्रथम बैठक तक पदाधिकारी माने जाएंगे। बात करते हैं शपथ ग्रहण की। लोकसभा के सदस्यों की शपथ ग्रहण अनुच्छेद 99 के अनुसार राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित यानी नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने की जाए। लोकसभा का अधिवेशन 1 वर्ष में 2 बार होता है और अधिवेशन के बीच का जो गैप है वह 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 1 वर्ष में कम से कम 2 बार लोकसभा का अधिवेशन होना चाहिए। गणपूर्ति लोकसभा की है 1/10, यानी कम से कम अगर 55 लोग रहेंगे तो लोकसभा का जो है कार्यवाही होगी। अगर कभी लोकसभा में 55 से कम लोग होते हैं तो लोकसभा की कार्यवाही रोक दी जाती है तब तक के लिए जब तक इसकी गणपूर्ति न हो जाए। लोकसभा की शक्तियों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विधायी शक्तियां। लोकसभा अनुच्छेद 13 के अंतर्गत संविधान में संशोधन कर सकती है, जिसे हम कहते हैं साधारण विधेयक। साधारण विधेयक के अनुसार वह संविधान में संशोधन कर सकती है, और यदि कभी लोकसभा और राज्यसभा में साधारण विधेयक के ऊपर गतिरोध होता है तो उसके लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था करते हैं। संयुक्त अधिवेशन जो होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर होता है, और उसमें लोकसभा का अध्यक्ष ही उस जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता करता है। संयुक्त अधिवेशन में चूंकि हम जानते हैं कि जो राज्यसभा की सदस्य संख्या है वो इस टाइम 245 है, वहीं लोकसभा की जो सदस्य संख्या है इस समय 543 है। तो चूंकि लगभग दूने से भी ज्यादा सदस्य हैं लोकसभा के पास, इसलिए जब राज्यसभा और लोकसभा में कोई गतिरोध प्रारंभ होता है और अगर वो विधेयक लोकसभा में प्रारंभ किया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन के द्वारा लोकसभा उस विधेयक को पारित करवा लेती है। बात करते हैं संविधान संशोधन शक्ति की। संविधान संशोधन शक्ति अनुच्छेद 368 में दिया हुआ है
ये अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के भाग 20 में वर्णित है। भाग 20 में केवल एक अनुच्छेद है, वह अनुच्छेद 368 है। अनुच्छेद 368 के अनुसार जब संविधान संशोधन की शक्ति की बात किया जाता है तो उस टाइम लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान शक्ति प्राप्त है। अगर कभी लोकसभा द्वारा ये रखा जाता है और राज्यसभा में अस्वीकृत कर दिया जाता है या गतिरोध पैदा हो जाता है, उस समय इस अधिवेशन में यानी इस विधेयक पे, इस संशोधन विधेयक पे किसी भी प्रकार का संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है, यानी वहीं पे विधेयक समाप्त हो जाएगा। बात करते हैं कार्यपालिकी शक्तियों की। हम जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है और संसदीय शासन प्रणाली की जो सबसे प्रमुख विशेषता होती है वो होती है सामूहिक उत्तरदायित्व की। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है कि संसदीय शासन प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, तो संसदीय शासन प्रणाली की जो सबसे प्रमुख विशेषता होती है वो होती है सामूहिक उत्तरदायित्व की। कार्यपालिका संसद के निम्न सदन के प्रति, और भारत में संसद का निम्न सदन लोकसभा है, यानी कार्यपालिका लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि मंत्रिपरिषद कार्यपालिका यानी वास्तविक कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा कार्यपालिका पर नियंत्रण के लिए पूरक प्रश्न पूछ सकती है, अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, कटौती प्रस्ताव ला सकती है, इसके अलावा काम रोको प्रस्ताव भी ला सकती है जिसके द्वारा वह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि हमने ये बताया कि सामूहिक उत्तरदायित्व जो कार्यपालिका है वह लोकसभा के प्रति होती है, और यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसी समय कार्यपालिका को इस्तीफा देना पड़ता है और लोकसभा वहीं पे विघटित हो जाती है। बात करते हैं वित्तीय शक्ति की, तो अनुच्छेद 109 में यह वर्णित है कि वित्त विधेयक यानी धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, यह कभी भी राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। और लोकसभा में प्रस्तावित जो धन विधेयक है वह अगर राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा के पास अधिकतम 14 दिन की शक्ति होती है कि वह 14 दिन तक इसे रोक सकता है या 14 दिन के अंदर वह इसे पुनर्विचार के लिए लोकसभा में भेज सकता है। अब यह लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वह इस विधेयक पे उसके विचार को मानती है या नहीं मानती है। अगर वह विचार नहीं मानती है तो भी उसे उस 14 दिन की अवधि के बाद पारित समझा जाता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 112 के अंतर्गत लोकसभा में ही हर साल बजट यानी आय और व्यय का ब्यौरा, संघ के आय और व्यय का ब्यौरा हर साल इसमें प्रस्तुत किया जाता है, जो कि वित्तीय वर्ष के अनुसार प्रस्तुत होता है। अनुच्छेद 112 इसको कहते हैं बजट या आय व्यय का ब्यौरा। और अनुच्छेद 109 ये संबंधित है धन विधेयक से, और इसमें लिखा हुआ है कि धन विधेयक किसी भी परिस्थिति में राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, धन विधेयक सदैव ही लोकसभा में प्रस्तावित किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं लोकसभा की निर्वाचक मंडल के रूप में, तो लोकसभा अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन, हम कल पढ़े थे परसों वाली वीडियो में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो अनुच्छेद 54 के अनुसार वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। बात करते हैं अनुच्छेद 66 की। अनुच्छेद 66 के अनुसार वह उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेती है।
अनुच्छेद 66 में वह उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 61 के अनुसार वह अगर लोकसभा ने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया है तो उसकी जांच करती है, और अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग के अंतर्गत अगर वह महाभियोग लगाई है तो राष्ट्रपति को हटा भी सकती है। इसके अतिरिक्त वह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को असमर्थता एवं कदाचार के आधार पर अयोग्य घोषित कर सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो विधेयक होता है, जो प्रस्ताव होता है, वह सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाता है और लोकसभा उसे हटाने के लिए स्वीकृत कर सकती है। संकट काल की जब घोषणा होती है राष्ट्रपति के द्वारा तो उसे एक माह के अंदर संसद से स्वीकृत होना चाहिए, अन्यथा आपातकाल समाप्त हो जाता है। और अनुच्छेद 72 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति सर्व क्षमा देता है, एमनेस्टी जिसे कहते हैं, वो देता है, तो उसके लिए लोकसभा की स्वीकृति अनिवार्य होती है। तो लोकसभा के बारे में जितनी जानकारी थी शॉर्ट में आपको देने का प्रयास किया गया। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।